कम से कम बोगम की नफरत हमेशा सेम रहती है। वो जानता था कि वो दोनों एक ही यूनिट में नहीं थे। फिर भी उसे गुस्सा और हैरानी दोनों हुई कि ड्यूक इतना केयरलेस है कि उसके प्रेजेंस को इग्नोर कर रहा है, जबकि उसका इलाज उसी इंसान से हो रहा था जो उससे नफरत करता है। बोगम चाहता था कि उसकी तरह वो भी इतना इमोशनलेस हो जाए, पर वो कभी नहीं हो पाया। ये लड़ाई ने बोगम को ये ज़रूर सिखाया था कि वो उन चीज़ों को टॉलरेट करे जो उसे पसंद नहीं, लेकिन उसके मन में ड्यूक के लिए बुरी सोच फिर भी आती थी। हाँ, इसका मतलब ये नहीं था कि वो अपनी मॉरल्स और वर्क एथिक को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। बोगम को पता था कि उसे इमीडिएटली ड्यूक का मेडिक इसलिए बनाया गया क्योंकि उसके यूनिफॉर्म पर टैग लगा था। हर कोई जानता था कि पार्क्स डॉक्टर होते हैं। बोगम ने अपने काम और ट्रेंड हाथों से वाउंड को एसेस करना स्टार्ट किया। उसे रियलाइज़ हुआ कि शार्पनर वाली चोट कमांडर की थी, लेकिन ड्यूक किम तयांग की चोट एक गोली के कारण हुआ था। मतलब जो सोल्जर चिल्ला रहा था वो पावर बॉम्ब के स्पार्क से बाउंड था, पर असली गोली ड्यूक को लगी थी। पूरे कंसंट्रेशन के साथ बोगम ने बुलेट को बाउंड से निकाल दिया। अब इसे टाकना होगा, उसने हल्का सा शाई करते हुए कहा, ट्रीटमेंट के बारे में ध्यान से सोचते हुए। थोड़ा हेजिटेशन था, पर ड्यूक किम ताइयांग बोगम पर पूरा ट्रस्ट दिखाता है। बस एक ही बात कही, जो चाहो करो। उसने थोड़ा सा एनकरेजिंग नोट दिया, जैसे कह रहा हो, और अच्छा होगा अगर तुम रोते हुए भी ट्रीट करो। बोगम इम्पल्सिवली पूछता है, क्या ये दर्द कर रहा है? जब वो बाउंड को पूरी तरह से ठीक कर लिया। ज़्यादातर मेडिकल ऑफिसर्स अपना काम ख़त्म करके टैंक में दूसरे बाउंडेड सोल्जर के पास चले गए थे। सिर्फ ड्यूक किम तायंग और कुछ कमांडर्स ही वहाँ बचे थे। बोगम एक क्वेश्चन कॉन्सर्न की वजह से नहीं पूछ रहा था। उसे बस ये समझ नहीं आ रहा था कि एक इंसान इतना काम कैसे हो सकता है, जैसे उसके लिए वर्ड सिर्फ एक और तमाशा हो। शायद उसको इतना आदत हो चुका था लोगों को सफ़र करते हुए देखने की, एक राउंड उसके लिए दर्द का कारण नहीं थी। तायंग ने कुछ बोला नहीं, बस एक हल्का सा स्माइल दिया, जैसे बोगम की इम्पोर्टेंस को मॉक कर रहा हो। इससे बोगम के अंदर गुस्सा उबलने लगता है, पर उसने फोर्सफुली अपने एंगर को दबा दिया। उसका मेडिकल इंस्ट्रूमेंट पकड़ने का ग्रिप ढीला हो गया, वरना शायद वो गुस्से में इस चीज़ से ड्यूक को चोट पहुंचा देता। कुछ तो अलग था इस ड्यूक में। ये वैसा ड्यूक नहीं था जैसा पहले जोंगकुक और अंकल वांग के सामने केबिन में था, कॉटेज के अंदर था। जैसे वो फिर से वही पुराना इंसान बन गया हो जब से अंकल वांग और जोंगकुक गायब हुए थे। ड्यूक वैसा पागल इंसान बन गया था जैसा आजकल दिख रहा था। बोगम को अपने फादर से बार बार मैसेज मिल रहा था कि ड्यूक की तबीयत के बारे में। डॉक्टर पार्क ने क्लियरली बता दिया था कि उन्हें ड्यूक की सेहत की बहुत चिंता है, और उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि बोगम फील्ड में जाके उनका काम करे, क्योंकि वो खुद नहीं जा सकते थे। ये नहीं था कि बोगम खुद ये सब करना चाहता था, बिल्कुल नहीं। अगर उसके बस में होता तो वो इस आदमी को उसके हाल पर छोड़ देता और चाहता कि कोई और स्किल्ड सोल्जर उस ड्यूक को ख़त्म ही कर दे। पर अफसोस, जोंगकुक उस आदमी से मोहब्बत करता था। बोगम को यकीन था अगर जोंगकुक को ड्यूक की मौत की खबर मिलता है तो वो टूट जाता और कभी खुद को संभाल ही नहीं पाएगा वो। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो बस अपना ड्यूटी पूरा करेगा, ना ड्यूक के लिए एक्स्ट्रा कंसर्न दिखाएगा, ना ही अपने फ़र्ज से पीछे हटेगा। जब बोगम ने बाउंड का ड्रेसिंग कंप्लीट किया तो उसने अपने दांतों को भींचा और पीछे हट गया। जैसे ही तैयांग को समझ आता है कि काम खत्म हो गया है, ड्यूक किम तैयांग खड़ा हो जाता है, अपनी स्लीव्स कामली फोल्ड करते हुए। फिर वो नीचे झुकता है, कुछ उठाता है और एक ड्रिंक लेकर बोगम की तरफ मुड़ जाता है। ड्रिंक करोगे मेरे साथ? तैयांग ने अपनी ट्रेंड जेंटलमैन वाली मुस्कान के साथ बोगम से पूछा, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। बोगम उसकी हिम्मत पर हंस भी सकता था। बोगम ड्राई लेकिन रिस्पेक्टफुल टोन में जवाब देता है,
मैं नहीं सोचता मेजर और मैं इतने अच्छे रिलेशनशिप में हैं कि साथ में हम दोनों बैठकर ड्रिंक कर सके। तयंग बोगम की बात सुनकर मुस्कुराता है। तो फिर भी मेरे साथ पियो तुम, चाहे हमारे बीच कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। बोगम ने अपने लिप्स प्रेस किए, आंखों को थोड़ा तंग करते हुए ड्यूक किम तयंग को देखता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ड्यूक क्या प्रूफ करना चाहता था। क्या वो उसके गुस्से का मजाक उड़ा रहा था? अगर हाँ, तो ड्यूक का सेंस ऑफ ह्यूमर सच में डार्क था, जो हर बार और ज़्यादा अजीब लगता था। लेकिन बोगम के पास मजाक बर्दाश्त करने का मूड नहीं था। बिना कुछ कहे उसने ड्रिंक ले लिया। तयंग के लिप्स पर फिर हल्की सी स्मार्क आ जाता है। तयंग पलट जाता है और अपना ग्लास हाथ में उठा लेता है और दोनों ने हल्की सी क्लिंक करते हुए चेयर्स किया। उसके बाद बोगम ने अपना सिर थोड़ा पीछे करके पूरा अल्कोहल एक ही बार में पी लिया। उसने देखा तयंग भी कामली अपना ड्रिंक फिनिश कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेजर, अब तो काफ़ी खुश लग रहे हैं। गोली लगने के बाद भी बोगम ने हल्का सा कमेंट किया। तयंग बस एक ही हल्की सी साउंड की और कहता है, शायद मैं हूँ। फिर अपना ग्लास टेबल पर उल्टा रख देता है। तयंग हल्का सा शार्क किया और अपनी मिलिट्री कोट फिर से पहनने लगता है। आफ्टर ऑल हम फाइनली सियाना सिटी के सुरक्षा लाइन तोड़कर अंदर घुसने जा रहे हैं, उसने एक कॉन्फिडेंट स्मार्क के साथ कहा। उसकी बेलवेटिव वॉइस ने बात को और भी अट्रैक्टिव बना दिया था। लेकिन बोगम अभी भी उसे वैसे ही देखता था जैसे वो असल में था, एक पागल इंसान। बोगम ने भी अपना शॉट ग्लास टेबल पर रख दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे तयंग ने किया था। बस इतना डिफरेंस था कि बोगम ने अपनी नफरत को कंट्रोल करते हुए उसे जोर से टेबल पर पटकने से खुद को रोका। ड्यूक बहुत स्मूथली मूव कर रहा था, जबकि बोगम जानता था कि उसका हाथ इंजर्ड था और उसे दर्द हो रहा होगा। फिर भी ड्यूक के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी, जैसे पेन उसके लिए कुछ हो ही नहीं। ये इंसान तो जैसे जंग के लिए ही बना था। वो खा सकता था, पी सकता था और चैन से सो भी सकता था, चाहे उसने कितने लोगों को मरते हुए देखा हो या खुद मरा हो। सिर्फ कुछ महीनों में ही वो कैप्टन से मेजर बन गया था और सब लोग उसकी स्किल्स और प्लानिंग की तारीफ करते थे। ड्यूक को देखकर लगता था कि वो खुद भी अपने प्रेस का मजा ले रहा हो। अब बोगम को पूरी तरह समझ आ गया था कि दुश्मन उसे शैतान क्यों कहते हैं। शायद सिर्फ बोगम ही नहीं, और भी लोग उसे देखकर अनईजी महसूस करते थे। उसने नोटिस किया था कि दूसरे ऑफिसर्स, चाहे उनका रैंक कितना भी हाई हो, ड्यूक से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखते थे, लेकिन फिर भी वो उसका रिस्पेक्ट करते थे और उसके कमांड्स फॉलो करते थे, क्योंकि उसके अंडर काम करने से उनके जिंदा वापस आने के चांसेस बढ़ जाते थे। ये फैक्ट सबको पता था, लेकिन ड्यूक को इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी बोगम ये समझ नहीं पा रहा था कि ड्यूक सियाना जाने के लिए इतना एक्साइटेड क्यों था। क्या ये सिर्फ एक और युद्धों का रणनीति थी? नहीं, बोगम जानता था ड्यूक ऐसे नहीं सोचता। अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेशन थी कि ड्यूक इतना खुश और एम्यूज्ड लग रहा था, जबकि अभी थोड़ी देर पहले ही इतना खून बहा था उसका। बोगम ने सिर्फ इतना सोचा, शुक्र है मैं उसके जैसे नहीं हूँ। वो इतना खुश नसीब था कि उसे जंग में ड्यूक का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन उसे इस बात पर कोई शक नहीं था कि अगर उन्होंने अपना फ़ायदा बनाए रखा तो किम फैमिली एम्पायर के लिए एक और वार हीरो पाएगी। तुम जा सकते हो। तयंग अब बोगम को वहाँ से जाने के लिए कह देता है, ये साफ करते हुए कि उसे अब उसकी कंपनी की कोई ज़रूरत नहीं थी। बोगम अंदर ही अंदर गुस्सा दबाकर एक फॉर्मल सैल्यूट देता है, जल्दी से ड्यूक के आसपास से निकल जाता है। वापस अपनी टैंक जाते हुए उसने आसमान की तरफ देखा और आसपास के अजीब सी आवाज़ों को ध्यान से सुना। ये फौरन आसमान सुंदर सितारों से भरा था और उसने दिल से दुआ की कि जोंगकुक और मिस्टर वांग जहाँ भी हो खैरियत से हो। फिर उसने एक ठंडी सांस छोड़ी और सोचा, अगली गोली ड्यूक के पत्थर जैसे
ठंडे दिल के बीच लगे। अफरा तफरी शांत होने के बाद कई लोग धीरे धीरे चैपल के बेसमेंट के बॉम्ब शेल्टर से बाहर निकले। अंधेरा पूरी तरह से शहर पर छाया हुआ था। हर तरफ रवल और बराबरी थी। बेल टावर और टाउन स्क्वायर के पास लोगों के चेहरों पर सिर्फ डर और बेचैनी थी। ये सब देखकर भी यकीन नहीं होता कि हम किस हालत में आ गए हैं, मिस्टर वांग ने धीमी आवाज़ में कहा। र्यूमर्स फैल रहे थे। बार्क आर्मी उनके इलाके में घुस गई थी और अब बेलुफ और नॉर्थर्न यूनियन अपनी फील्ड्स भेजकर रेनफोर्समेंट को रुकवाने वाले थे। सब लोग इसे झूठ अफवाह कहकर टाल रहे थे और खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत उनके सामने थी, पूरी तबाही के रूप में। मिस्टर वांग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ओएल, बालव शहर साफ तो कर दिया, कम से कम अब हमें वो इरिटेटिंग बेल नहीं सुननी पड़ेगी। उसने जोंगकुक को हल्का सा चेयर अप करने की कोशिश की, लेकिन जोंगकुक सिर्फ गिर चुके बेल टावर को देखती रही। डर से भरी आंखों के साथ उसने मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर बस खौफ और हैरानी थी। अब बिना बेल के सब कुछ कितना खाली लग रहा है, उसने सोचा। उसे लगा था कि आरविश से दूर जाते ही उसके सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। उन्हें अब अपना एक घर मिल गया था, सस्ता, साफ और खूबसूरत। बस एक प्रॉब्लम थी, वो बेल जो हर घंटे जोर जोर से बजती थी, लेकिन अब वो बेल भी नहीं थी। तो क्या अब वो वाकई खुशनसीब थे? ये सोचकर उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ और उसने महसूस किया कि वो फिर से सांस ले पा रही है। अचानक अंकल वांग ने कहा, चलो मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। वो झुककर बोला, देखते हैं घर वापस जा सकते हैं या फिर नहीं। जोंगकुक थोड़ा इरिटेट होकर अपने पैरों की तरफ देखता है और आंखों में एक छोटी सी इरिटेशन उभर आता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।